हेलो दोस्तों। तो आज हम गति के नियम में एक फ्रेश पोर्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है घर्षण। घर्षण एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है इस चैप्टर का। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके मैथमेटिक्स को अपन समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर घर्षण की बात करें तो हम उसके लाभ और हानि को देख लेते हैं, इसके बाद उसके कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स को देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि घर्षण की सहायता से हम ज़मीन पर आसानी से चल पाते हैं, ठीक है। या कोई भी चीज़ ज़मीन पे या किसी सरफेस पे, किसी तल पे अगर चल पाती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है घर्षण, ठीक है। लेकिन घर्षण से हानि भी होती है, जैसे कल पुर्जे कट जाते हैं मशीनों के, और घर्षण के द्वारा ही हमारे जो चप्पल और जूते हैं ये भी घिस जाते हैं। घर्षण की ही सहायता से ये जो कॉलर है ये भी घिस जाता है। अरे शर्ट का कॉलर फट जाता है ना, ये घर्षण के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये सब घर्षण से हानियाँ और लाभ हैं, जबकि हमें इनको नहीं देखना है। आप लाभ और हानि की बात करेंगे तो एक बार गूगल कर लीजिए, बहुत सारे लाभ और हानि आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमें इसके कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स को समझना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर समझते हैं घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के बारे में। देखिए, इसको बोला जाता है फ्रिक्शन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन घर्षण। हिंदी में क्या बोलते हैं? घर्षण बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट जरा रुकिए। हाँ जी, चलिए समझिए। अरे वो मार्कर भूल गए थे। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, अगर हम घर्षण की बात करें तो हम ये कहते हैं ना कि ये बहुत ही आवश्यक हानि है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि एक आवश्यक बुराई है। कौन? घर्षण, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है। सबसे पहली चीज़ ये जान जाइए, घर्षण एक आवश्यक बुराई है। अच्छा, इसको अपन हानि भी बोलते हैं ना, बुराई या हानि बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद बात करें तो जो घर्षण होता है ना वो सापेक्ष गति का विरोध करता है। जैसे अगर दो तल के बीच में अगर ऐसे गति हो रहा है तो वो गति होने नहीं देना चाहता है, मतलब विरोध करता है। अगर दो सरफेस, दो तलों के बीच में अगर गति हो रहा है, एक दूसरे के सापेक्ष अगर गति हो रहा है तो ये गति होने नहीं देना चाहता है। तो हम इसको कहते हैं कि यह सापेक्ष गति का विरोध करता है। सापेक्ष गति का विरोध करता है। सापेक्ष गति का विरोध करता है, ठीक है। इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अपोजेस रिलेटिव मोशन। अपोजेस रिलेटिव मोशन। अपोजेस का मतलब विरोधी होता है, कि यह सापेक्ष गति का क्या करता है? विरोध करता है। बात समझ में आ गई? अब ना थोड़ा सा आगे अपन धीरे धीरे इसमें मूव करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें दो बॉडीज़ के बीच में, मान लीजिए कि ये ग्राउंड सरफेस है, ये धरती है, या आप टेबल ले लीजिए, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, कोई वस्तु रखी गई है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आप पहले कुछ बातों को समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इधर की तरफ ये गति कर रहा है हम ऐसा बोल देते हैं कि इधर की तरफ गति कर रहा है, लेकिन ये ना खुरदुरी सरफेस है। सरफेस कैसे, यानी कि पृष्ठ कैसा है? खुरदुरी है। तो अब देखिए, अगर ये आगे की तरफ गति कर रहा है तो फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, आप सोच के बताइए किधर लग रहा होगा? पीछे की तरफ। किधर लग रहा होगा? पीछे की तरफ। तो हम कहेंगे कि जो घर्षण लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, पीछे की तरफ क्यों लग रहा है? क्योंकि यही तो रोकने का काम करता है ना। आप खुद देखते हैं, किसी चीज़ को ऐसे धक्का दीजिए, कुछ समय बाद जाके रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आगे की तरफ गति तो करता है, लेकिन पीछे की तरफ भी एक बल लग रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स। और यही ऐसा फोर्स यानी कि बल होता है जो इसको रोकने का काम करता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसे इसको समझ लीजिए। ये जैसे माचिस है, ये है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम इसको ऐसे अगर धक्का दें, जैसे ये ऐसे, तो देखिए रुका कि नहीं रुका? रुका ना। जैसे इसको अगर हम ऐसे थोड़ा सा मारें तो ये रुक गया। तो क्यों रुक गया भैया? हमने तो इसको आगे की तरफ धक्का दिया था ना। ये इसलिए रुका है
क्योंकि जब ये आगे की तरफ हम धक्का दिए हैं तो इस बुक और इसके बीच में एक सापेक्ष गति हो रहा है, ठीक है, सापेक्ष गति हो रहा है और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो इस गति का विरोध कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उस दिशा में लगता है, मतलब ऐसा समझिए कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। अगर कोई वस्तु आगे की तरफ गति कर रही है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है, वो पीछे की तरफ लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें और समझिए। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए अभिलंब बल की अगर बात करें तो अभिलंब बल ऊपर की तरफ लगता है और इसको एन से दिखाया जाएगा। अभी इसको हम समझा रहे हैं, ठीक है, हालांकि ये देख भी चुके हैं। अभिलंब बल हमेशा किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की तो वो लगता है नीचे की तरफ। अगर इसका द्रव्यमान m है तो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा? mg लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ। तो ये रहा फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी है जो कि आपको पता नहीं, हम बता रहे हैं, अभी समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करते हैं, ठीक है, और इसको बोला जाता है FC, मतलब अपनी तरफ से हम बता रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हिंदी में बोला जाता है इसको संपर्क बल। संपर्क बल। कभी भी आपसे अगर कांटेक्ट फोर्स पूछ देता है तो आप हमेशा इसी तरीके से मतलब बोलेंगे कि यही होता है संपर्क बल या कांटेक्ट फोर्स। अब एन और इसके बीच में एक कोण ले लेते हैं जिसको थीटा बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो थीटा आप देख रहे हैं ना, यही होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए आप लोग ना बात को समझिएगा, अभी आपको कुछ पता नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ होता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर तक आप बातों को समझिए कि ऐसा होता है और थोड़ी देर बाद आप इस चीज़ को अप्लाई करना सीख जाएंगे, ठीक है। मतलब इतना टफ नहीं, आसान है, आप समझ जाएंगे। इसको बोला जाता है घर्षण कोण। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं घर्षण कोण। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे अगर हम घर्षण कोण की परिभाषा लिखें तो घर्षण कोण की परिभाषा क्या लिखेंगे? हम कहेंगे अभिलंब और संपर्क बल के बीच बने कोण को घर्षण कोण कहा जाता है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अभिलंब व संपर्क बल यानी कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल के बीच बने कोण को, संपर्क बल के बीच बने कोण को बने कोण को अपन क्या बोलते हैं? हम कहते हैं घर्षण कोण। बने कोण को घर्षण कोण कहते हैं। कहानी कुछ कुछ समझ में आ रही है? हमने क्या बोला? अभिलंब व संपर्क बल के बीच बने कोण को घर्षण कोण कहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ समझ लीजिए, हम कह रहे हैं कि ये घर्षण कोण हो गया और किसके? अभिलंब और संपर्क बल के बीच में बना है। अब मान लीजिए आपसे पूछ देता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताइए। अगर मान लीजिए मैथमेटिकली इसको निकालना है तो आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। ये आपका क्या है? अभिलंब बल यानी कि नॉर्मल फोर्स ये है। और ये आप देख रहे हैं, ये आपका कांटेक्ट फोर्स है यानी कि इसको हम बोलते हैं FC, ये बोलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसको ना हम उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगे। अभी आप भी यही काम करिए, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करिए। जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा और जो इसकी लेंथ होगी वो F के बराबर होगी। इसकी लेंथ किसके बराबर होगी? F के बराबर होगी। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। मतलब अभी अगर आपको थोड़ी बहुत इधर से उधर हो रहा है, अभी आप ऐसा मानिए ऐसा होता है। जो इसकी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की, अभी लेंथ की बात करेंगे तो ये n के बराबर है, ठीक है। ये आपका F के बराबर है। अब हम निकालना चाहते हैं ये, तो इसको हम बोलेंगे tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार, ये होता है। अगर हम थीटा के सामने देखें तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और इसकी वैल्यू F के बराबर है तो आप लिखेंगे F अपॉन। अब देखिए
अगर अब बात करें ये क्या है, तो ये बेस यानी कि आधार है जिसकी वैल्यू n के बराबर है, तो ये आ गया। तो tan थीटा बराबर आपका आ जाता है f/n। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। थोड़ा आगे और देखते हैं, ये तो आपका निकल के आ गया। अभी इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करेंगे, लेकिन आप यहाँ से एक चीज़ और देखिए, हमारा जो घर्षण बल होता है ना, घर्षण बल की मतलब कि उसका सूत्र देख लेते हैं अपन, फॉर्मूला। तो हम कहेंगे घर्षण बल यानी इसको बोला जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। इसको क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। इसकी वैल्यू जो होती है, अच्छा इसको F से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू म्यू एन के बराबर होती है, ठीक है। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि म्यू क्या है। अभी फिलहाल ये देख लीजिए कि जो घर्षण बल होता है उसको बोलते हैं F इक्वल्स टू म्यू एन, मतलब इसकी वैल्यू म्यू एन के बराबर होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया? जरा यहाँ उठा के रखिए, F की जगह आप क्या रखेंगे? म्यू एन अपॉन में ये आपका n है, n से n गया, केवल बचा है म्यू। आप देख रहे हैं कि tan थीटा की जो वैल्यू आ गई है वो म्यू के बराबर है, यानी थीटा की वैल्यू आपकी आएगी tan इनवर्स म्यू। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स म्यू के बराबर आ जाएगी। और ये जो थीटा देख रहे हैं ना, यही होता है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण कोण, इसी को बोलते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हमसे डायरेक्ट पूछेगा आप ये बताओ कि घर्षण कोण क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू रख देना है, वही हो गया। अब हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर म्यू क्या है, ठीक है। म्यू क्या है, देखिए हम कहते हैं कि दो सरफेस के बीच में जो भी घर्षण होता है ना, उसको जस्ट रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है, मतलब एक सिंबल होता है। तो वो सिंबल होता है म्यू। यानी कि अगर बात करेंगे घर्षण गुणांक की, घर्षण कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है और म्यू की कुछ वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। तो अब इसको ज़रा ऊपर का हटा के अब हम आपको ये लिखवा देते हैं ना, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। चलिए देखिए, हम यहाँ से ये बोले थे, जैसे हम लिखे थे F इक्वल्स टू म्यू एन। आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या क्या है, ये आप देख रहे हैं F क्या है, इसको हम बोलेंगे घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, इसको ये बोलेंगे। म्यू क्या होता है, इसको हम बोलेंगे घर्षण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपन ये बोलेंगे। एन क्या होता है, एन को बोलते हैं अपन नॉर्मल फोर्स, ये आपका हो गया नॉर्मल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब बल, अभिलंब बल अपन ये बोलते हैं। यहाँ पर ये बात समझ लीजिएगा कि जो म्यू होता है वो सरफेस का घर्षण गुणांक होता है, मतलब जो पृष्ठ होती है ना उसका घर्षण गुणांक होता है, वो क्या होता है? म्यू। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं म्यू, ये बोलते हैं म्यू, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा MUE, म्यू। बात समझ में आ गई? तो ये होता है म्यू, और इतनी बात आप समझ लीजिएगा। अब अगर आपसे पूछ देता है यहाँ पर कि आप ना संपर्क बल बताइए, यानी कि आपसे कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, जरा अब उस चीज़ को समझ लेते हैं। इसको अब हटाते हैं ना, इसको हटाते हैं। हाँ जी, चलिए देखिए, अब हम बात कर रहे हैं FC की। आप ये बताओ कि अगर ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो 90 अंश का कोण है, तो ये थीटा, अब ये सबसे बड़ी साइड है ना, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस यानी कि विकर्ण होता है। तो हम कहते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो ये F है, ये N है, तो ये आपका FC होता है, ठीक है। तो अगर आपसे FC पूछता है तो आप कहेंगे FC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि F का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर, आप ये बोलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका FC आ जाएगा, FC बराबर रूट में F का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर, ठीक है। FC इज इक्वल्स टू F का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसको आप बोलते हैं
इसको बोलते हैं हम संपर्क बल यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क बल हम इसे ये नाम देते हैं। खैर इतनी बातें तो आप समझ गए, इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए हम ये कहते हैं यहाँ पर कि जो घर्षण होता है वो दोनों सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि घर्षण जो होता है वो दोनों सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये होता है कि जो घर्षण बल होगा ना वो इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब ये दोनों ऐसे हैं, या फिर समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल पर जो घर्षण बल होता है वो निर्भर नहीं करता है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जो घर्षण बल होता है ना वो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। हमेशा आप देखेंगे कि एक बॉडी के ऊपर अगर इसके ऊपर आप एक्शन लगाएंगे तो ये इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगा। बात समझ रहे हैं? अब जैसे समझिएगा, हम ऐसे करें कि आप इसके ऊपर अगर एक्शन लगाएंगे तो ये जो बुक है वो इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगी किधर की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है। या आप इस चीज़ को समझिएगा, आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बल लगा के इस सरफेस के ऊपर भी तो बल लगा रहे हैं ना, आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं। तो ये माचिस जो है डिबिया इस बुक के सरफेस को आगे की तरफ धक्का दे रही है, तो ये सरफेस भी ना इस माचिस की डिबिया को पीछे की तरफ धक्का देगी, मतलब पीछे की तरफ खींचती है। तो ना थोड़ा सा आप मतलब समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसा होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो ज़रा ये नोट जो था ना उसको आप लिख लीजिएगा कि जो हम कहेंगे इसमें कि इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि घर्षण बल, हम कहें ऐसे घर्षण बल या बोल दें या घर्षण बोल दें, घर्षण दोनों सतहों के, घर्षण दोनों सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। पहली बात आपको समझ में आ गई कि ये दोनों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा बात कर लें ये कि घर्षण एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी कि हम कहते हैं इसको क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा। घर्षण एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है, फॉर्म करता है। कहानी कुछ कुछ समझ में आ रही है? इससे आप डायरेक्टली ध्यान रखिएगा कि ऐसा होता है, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। अब थोड़े से और मैथमेटिक्स को समझते हैं, जिस चीज़ को हमने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बता रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्मल फोर्स की, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे इसको बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर हेडिंग आपको हिंदी में चाहिए तो मतलब क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये, लेकिन आपको मेन चीज़ है इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि घर्षण वाले चैप्टर में यानी कि फ्रिक्शन चैप्टर में जो नॉर्मल फोर्स होता है उसकी नीड बहुत ज़्यादा होती है, उसकी आवश्यकता, उसी की सहायता से हम इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक सरफेस है, सॉरी ये एक सरफेस है, हम चाहते हैं कि अच्छा इसका मास m है, हमें ना यहाँ से नॉर्मल फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? नॉर्मल फोर्स। आप देखो इसका द्रव्यमान कितना है m, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा mg। तो देखो नीचे की तरफ क्या लगा mg। ये सरफेस ना ऊपर की तरफ क्या लगाती है, अभिलंब बल यानी कि नॉर्मल फोर्स n। देखो ये कहीं जा नहीं रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसलिए आप बोलेंगे कि n और mg आपस में क्या होंगे, बराबर। तो n बराबर क्या होगा, mg, ठीक है। तो ये पहला हो गया। जरा दूसरा देखिए एक ये रहा और इसके ऊपर एक और रहा, एक ये रहा, ठीक है।
इसका मास m1 मान लीजिए और इसका मास m2, या इसका m2 मान लीजिए और इसका m1, चलिए ये मान लीजिए, ठीक है। अब हमें इसका FBD बनाना है, मतलब इसके ऊपर कितना अभिलंब बल लग रहा है, इसके ऊपर कितना अभिलंब बल लग रहा है वो देखना है। चलिए हम बात करते हैं m2 के लिए। फॉर m2 यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम m2 की बात करें तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, तो नीचे की तरफ लगेगा आपका m2G। अच्छा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, तो देखिए इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, m2G। तो आप जानते हैं इस सरफेस के ऊपर लग रहा है, जो ये ऊपर वाला पृष्ठ है ना, इसके ऊपर ये नीचे की तरफ बल लगा रहा है कितना, m2G। तो ये सरफेस भी ऊपर की तरफ कितना बल लगाएगी, हम कहेंगे अभिलंब बल होगा, वो N2 होगा। अब आगे जरा ध्यान से समझिएगा, हम कहेंगे फॉर M1 यानी कि M1 के लिए बात हो रही है, जरा इसे देखिए, नीचे वाला है। अच्छा, अगर केवल इसको ध्यान ना दिया जाए, केवल इसको ध्यान दिया जाए, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, M1G ये लगेगा। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, तो आप कहेंगे N1। अरे अभी इसकी बात नहीं हो रही है, केवल इसकी बात हो रही है, तो इतना हो गया। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर नीचे की तरफ कितना लगा रहा है, M2G, है ना। तो ये भी उसके ऊपर की तरफ कितना लगा रहा है, N2 ये लगा रहा है। लेकिन आप ये जानते हैं एक्शन और रिएक्शन से कि मैं इसको अगर इधर की तरफ दबाऊं तो ये बोर्ड भी मेरे हाथ के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। अगर मैं इसको इधर की तरफ फोर्स लगाऊं तो ये बोर्ड मेरे हाथ पे पीछे की तरफ यानी कि इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी बात वही हो रही है हम यानी कि ये सरफेस इसके ऊपर की तरफ क्या लगा रहा है, N2। तो ये सरफेस भी इसके ऊपर नीचे की तरफ लगाएगा N2। मतलब इसको आपको समझना है ना, इसको आपको समझना है। हम ये करें कि ये इसके ऊपर नीचे की तरफ इसके ऊपर ये ऊपर की तरफ N2 लगा रहा है, तो ये इसके ऊपर नीचे की तरफ भी N2 लगाएगा। ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो आप क्या बोलने वाले हैं, आप यहाँ से बोलने वाले हैं N2 की वैल्यू जो होगी वो M2G के बराबर होगी। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ऊपर की तरफ N1 है, लेकिन अगर नीचे की तरफ बात करें तो N2 प्लस M1G है। तो यहाँ से लिखेंगे N2 प्लस M1G, आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए N2 की वैल्यू M2G के बराबर है ना। तो आप लिखेंगे N1 इज इक्वल्स टू M2G प्लस M1G, आप ये लिखेंगे। तो ये आ गई N1 की वैल्यू। तो इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ना वो इतना लगता है, ठीक है, वो इतना लगता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका है, इसके ऊपर निकालना चाहते हैं, इन दोनों को एक बॉडी मान लीजिए मान लिया आपने, इन दोनों को मिला के द्रव्यमान क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, आपका ये हो जाएगा। अब ये बताओ कि इस बॉडी के ऊपर दोनों को मिला के नीचे की तरफ कितना बल लगेगा, तो आप कहेंगे M1 प्लस M2 द्रव्यमान है और इंटू G लगेगा। लेकिन ऊपर की तरफ अभिलंब बल कितना लगेगा, तो आप कहेंगे कि मान लीजिए N लगेगा। तो ये बॉडीज़ दोनों ना तो ऊपर जा रही हैं ना तो नीचे जा रही हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि N बराबर आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू G, आप ये बोलेंगे। बिल्कुल, आप देखिए ये भी तो वही आया है ना। अरे इसको अगर लिखें आप तो आप क्या लिखेंगे, N1 बराबर G, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन गया M2 प्लस M1 इंटू G, ये बना कि नहीं बना, बना। बस ये आपका आंसर हो गया आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके